परफेक्ट हेल्थ चैनल में आपको सुशील गांधी का नमस्कार। भारत विकास परिषद दिल्ली दक्षिण प्रांत ने सर्वोदय मेडी सेंटर के साथ मिलकर 12 नवंबर शाम गठिया बाई के विषय पर एक लेक्चर रखा गया। यह डॉक्टर गौरव सेठ द्वारा किया गया, जो कि सर्वोदय मेडी सेंटर में कंसल्टेंट रिमेटोलॉजिस्ट हैं। साथ में बॉडी चेकअप भी बिल्कुल फ्री किया गया। आप ध्यान से सुने डॉक्टर गौरव सेठ जी का लेक्चर। गठिया बाई के रिलेटेड ये बीमारियों को एक फील्ड है और जिसको ट्रीट करते हैं उसे रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो गठिया बाई के कई लक्षण होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर 206 जॉइंट है, ठीक है, और कहीं पे भी दर्द होता है तो वो रूमेटोलॉजिस्ट देखते हैं, ठीक है। दर्द हुआ की जोड़ में दर्द, ये हड्डियां हैं, ये हमारे जोड़ होते हैं, यहाँ पे मूवमेंट होती है, ठीक है। ये रिस्ट जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है, ये बाकी हड्डी है। अगर आपकी यहाँ सूजन आ रही है, यहाँ दर्द हो रहा है, सुबह उठ के अकड़न हो रही है, तो ये गठिया बाई के लक्षण है, ठीक है। ये वाला भी दर्द हो सकता है, इसके सिम्टम हो सकते हैं, और इस बीमारी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो काफी कॉमन है इन बड़े लोगों के अंदर, जो जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर होती है। अब लोगों का कहना होता है कि ये गठिया बाई से बड़ों में होगा, ऐसा नहीं है। ये किसी भी उम्र को हो सकता है, वो बच्चे से लेके बड़े से लेके और बुजुर्गों में भी देखा गया है, ठीक है। उम्र के हिसाब से अलग अलग प्रकार के गठिया बाई होते हैं, ठीक है। और अगर कई बार ये सवाल पूछा जाता है, ये तो 2 महीने की बच्ची है, इसको कैसे हो गया, लेकिन उनमें भी गठिया बाई होता है। लेकिन गठिया बाई हो रहा है तो सबसे पहला जो उसका कारण होता है वो कैंसर होता है, ठीक है। तो सबसे पहला कारण जो होता है बच्चों में होने का गठिया बाई वो कैंसर होता है। तो इसलिए अलग अलग कॉज के हिसाब से, अलग अलग एज के हिसाब से इसके कारण होते हैं। बाकी मैं कारण बताऊं, जैसे यूरिक एसिड एक बीमारी है, ठीक है। अब हर फीमेल का यूरिक एसिड किया जाता है, ठीक है। अब जो भी है, जिनकी उम्र ज्यादा नहीं है, महिलाओं का जब मीनोपॉज हो जाता है तब जाके उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उनका मीनोपॉज ही नहीं हुआ है तो उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो हर लेडीज का यूरिक एसिड का टेस्ट कराया जाता है, जो कि गलत बात है, ठीक है, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है, आम डॉक्टर को ये नहीं पता होता है कि कौन से टेस्ट कौन सी बीमारी में कराए जाते हैं, ठीक है। बॉडी में किस किस से बनता है, लोग कहते हैं दालें बंद कर दो, पनीर बंद कर दो, प्रोटीन बंद कर दो, ये खाना जो भी हो बंद कर दो, यूरिक एसिड की बीमारी ठीक हो जाएगी। वो भी नहीं है। यूरिक एसिड जो बनता है वो होता है रेड मीट, जैसे मटन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बियर आप जो भी बियर पीता है उसमें भी यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। शुगर वाली ड्रिंक्स हो गई, शुगर वाली ड्रिंक जैसे कि पेप्सी कोलाज हो गए, ठीक है, रियल के जूसेस हो गए, जो मीठे जूस होते हैं, उसकी वजह से ज्यादा मीठा लेने से यूरिक एसिड बन सकता है। अगर आप ज्यादा क्रीम वाला दूध पीते हैं तो उससे यूरिक एसिड बन सकता है, जैसे हो सकती है, ठीक है। तो वो आता है चला जाता है, दूसरे जॉइंट में आ जाएगा, 3-4 दिन रहेगा, वहां ठीक हो जाएगा। कमर में भी गठिया बाई हो सकता है। तो ऐसी बीमारी को हम एंकलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। एंकलोजिक का मतलब है हड्डी का जुड़ना, स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब है स्पाइन में इन्फ्लेमेशन होना। तो ये जो मरीज होते हैं एंकलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस 20 से 40 उम्र की में ज्यादा देखा गया। जो पुरुष होते हैं 20 से 40 साल की उम्र के बीच में होते हैं, उनमें एंकलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस देखा जाता है, ठीक है। इस बीमारी के अंदर पेशेंट को यहाँ दर्द होने लग जाता है, कभी इस तरफ होगा, कभी इस तरफ होगा। फिर रात को करवट लेंगे तो बोलते हैं कि करवट लेने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, सुबह उठते हैं तो बहुत अग्रेंसी लगती है, जब नहाते हैं गर्म पानी से थोड़ा आराम आता है, चलते फिरते हैं तो थोड़ा आराम आता है। तो ऐसी दिक्कतें आने लग जाती है। कई बार पेशेंट बेड पे ही आ जाता है, क्योंकि हिला ही नहीं जाता उससे, ठीक है। हम कमर का एक्सरे कराते हैं, कई बार कुछ दिख जाता है गठिया बाई के लक्षण, कई बार नहीं दिखते, लोग को MRI कराना पड़ता है। तो MRI में हमको कई बार सेक्युलेटिस ऐसी चीजें दिख जाती हैं। ESR-CRP काफी बड़ा हुआ होता है, और इसमें एक नामक टेस्ट होता है HLA-B27, वो एक जेनेटिक टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो एंकलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस, तो इसका ये मतलब है कि कमर में भी गठिया बाई हो सकता है। हर चीज डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई भी डॉक्टर बोल देते हैं आपको तो डिस्क की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको लक्षण है कमर दर्द के, जो सुबह उठ के ज्यादा होते हैं, अकड़न ज्यादा करते हैं, जब आप चलने लग जाते हो थोड़ा कम हो जाते हैं, तो वो कमर का गठिया बाई हो सकता है। सिमिलरली कईयों को आपने सुना है सोरियासिस बीमारी के बारे में। सोरियासिस की बीमारी में भी गठिया बाई बहुत होता है, वो भी हाथों में, इनको स्किन में रैश आने लग जाता है, यहाँ पे रैश आने लग जाता है, ठीक है। सोरियासिस में गठिया बाई बहुत होता है।
तो वो लिंक होता है दोनों के अंदर, उसमें सारे गठिया भाव के टेस्ट आप करा लो, सब ठीक आता है। लेकिन सोरियासिस की वजह से भी गठिया भाव हो सकता है, तो वो भी एक ऑटोइम्यून बीमारी है, ठीक है। अब जो होती है कई बीमारियां इतनी वो हैं, ज्यादा पाई नहीं जाती हैं, लाखों में से एक को होती है, अगर समय पे ना पकड़ी जाए तो बहुत डैमेज करके निकल जाती है, गठिया भाव भी कराती है, जोड़ों में दर्द भी कराती है। तो ये ऑटोइम्यून बीमारियां बहुत अनकॉमन है, ठीक है, जैसे कि लूपस, शॉगरेन सिंड्रोम, ठीक है, ये बहुत अनकॉमन बीमारी है। वैस्कुलाइटिस, मायोसाइटिस, ये लाखों में से एक को होती है, नहीं पकड़ी जाए तो इतना डैमेज करती है कि पेशेंट चला ही जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं लूपस जैसी बीमारी को बात करूं तो लूपस जैसी बीमारियां भी महिलाओं को ज्यादा इफेक्ट करती हैं। लूपस जैसी बीमारियां जो है वो किसी भी उम्र में हो सकती है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हो सकती है, ज्यादातर महिलाओं में पाई जाती है। पेशेंट को जो लक्षण आते हैं लूपस के अंदर, उसके अंदर बुखार रहने लग जाता है, यहाँ पे स्किन में रैश होने लग जाता है, बटरफ्लाई रैश बोलते हैं, ठीक है, तितली वाला रैश आने लग जाता है, तितली वाली शेप का, धूप में जाके स्किन बर्न हो जाती है, ठीक है, जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है, ठीक है। इन जोड़ों इस वाले गठिया भाव में जोड़ टेढ़े नहीं होते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जोड़ टेढ़े हो सकते हैं, सोरियाटिक अर्थराइटिस में जोड़ टेढ़े हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, लेकिन इनमें जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना, ये सब अकड़ रहना हो सकता है। बाकी कई बार फेफड़ों में पानी भर जाता है, हार्ट के आसपास पानी भर जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है, तो ये लूपस के लक्षण हो सकते हैं। कई बार किडनी एक ना काम करने से पैरों में सूजन आ जाती है, बीपी एकदम से शूट कर जाता है। तो 20 साल की अगर बच्ची है, उसको ये सारे लक्षण हो रहे हैं, बीपी शूट अप कर गया है, फेस पे रैश आ गया है, तरह तरह के रैश आ गए हैं, जोड़ों में दर्द हो गया है, तो उसको लूपस जैसी बीमारी, भयानक बीमारी हो सकती है, क्योंकि इस बीमारी का अगर इलाज ना किया जाए तो किडनी फेल हो जाती है। पेशेंट 20 साल की उम्र में ही डायलिसिस पे आ जाता है और 25 साल की उम्र में ही उसका ट्रांसप्लांट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी बीमारियां भी हैं, लेकिन ये बहुत अनकॉमन बीमारियां हैं, ज्यादा कॉमन बीमारियां नहीं है, इसलिए ये पकड़ी नहीं जाती है, इससे पेशेंट परेशान होते हैं और उनका जो लाइफ जीने का तरीका है वो यानी वो मर जाते हैं बहुत जल्दी। अगर ढंग इलाज किया जाए, स्टार्टिंग में इलाज किया जाए तो वो भी लंबा जी सकते हैं, लेकिन बात यह है कि ये बीमारियां पकड़ में आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं दूसरी बीमारी की बात करता हूँ, जिसे हम शॉगरेन कहते हैं। शॉगरेन सिंड्रोम भी एक ऑटोइम्यून बीमारी है, उसके अंदर भी पेशेंट को सबसे ज्यादा कॉमन क्या होता है, आंखों में सूखापन रहने लग जाता है, आंसू नहीं बनते हैं, मुंह में सूखापन रहने लग जाता है, दांत खराब होने लग जाते हैं, मुंह में इन्फेक्शन होने लग जाता है, बार बार पानी पीना पड़ता है, जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, सुबह उठ के अकड़न भी हो सकती है, थोड़ा थोड़ा बुखार भी रह सकता है, लेकिन आंखों में सूखापन, मुंह में सूखापन, जोड़ों में दर्द, ये सारी बीमारियां भी हो सकती है। 95% में ये जो जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनमें होती है। जो महिलाएं हैं, क्योंकि ये सारी ऑटोइम्यून बीमारियां महिलाओं में बहुत ज्यादा होती हैं, सिर्फ वो एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और कमर का दर्द है वो पुरुष में ज्यादा होता है, ऐसा नहीं हो महिलाओं में नहीं हो सकता, लेकिन कॉमनली देखा जाता है, ठीक है। तो शॉगरेन बीमारी के अंदर थूकना बनना, मुंह सूखना, जोड़ों में दर्द रहना, आंखों में थकान रहना, पंखे के नीचे आंखों में ड्राइनेस और बढ़ जाना, तो ये सारे लक्षण शॉगरेन के हो सकते हैं। इसका भी अगर टाइमली इलाज ना हो, डायग्नोसिस ना हो, तो ये भी कोई भी ऑर्गन को पकड़ सकती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वैस्कुलाइटिस जैसी बीमारी। वैस्कुलाइटिस बीमारी भी लाखों में से, मिलियन 10 लाख में से एक को होती है, सबको नहीं देखी जाती, नहीं पकड़ी जाती है तो एकदम से ऑर्गन डैमेज कर देती है, ठीक है। इसके अंदर भी मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है, पेशेंट को बुखार आने लग जाता है, बीपी शूटअप होने लग जाता है, छोटी छोटी उम्र में बीपी उनका 200 पहुंच जाता है, बुखार, कोई स्किन में रैश आ जाते हैं, छोटे छोटे लाल पत्ते से बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वैस्कुलाइटिस की वजह से हो सकती है। अगर इनका इलाज भी ढंग से ना हो तो फिर उसमें भी दिक्कत आती है और उनका भी वही हाल है कि हाँ किडनी रिप्लेसमेंट होता है या पेट इतना खराब हो जाता है कि पेट का ऑपरेशन करना पड़ जाता है, तो ये वैस्कुलाइटिस बीमारी होती है। फिर आती है मायोसाइटिस वाली बीमारी। मायोसाइटिस में क्या होता है, तो मसल की प्रॉब्लम होती है, उसमें मसल में दर्द होने लग जाता है, हाथ उठाना मुश्किल हो जाता है, कंघी करना मुश्किल हो जाता है, अपने आप को कपड़े पहनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शोल्डर की मसल्स खत्म होने लग जाती है, तो ये मायोसाइटिस होता है। मायोसाइटिस का मतलब है मसल में इन्फ्लेमेशन होना। सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि थाई की मसल जो है वो कमजोर होने लग जाती है। जोड़ वोड़ में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन थाई की मसल खराब होने लग जाता है, ठीक है। तो उससे सीढ़ी नहीं चढ़ा जाता है, जोड़ नहीं डाला जाता है, नीचे से उठ के आया नहीं जाता है, इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं तो ऊपर नहीं आया जाता है, ये भी मायोसाइटिस हो सकता है। इसका इलाज ना किया तो बेड पे ही जाते हैं, क्योंकि मसल का एक टाइम होता है जब वो ठीक होने लग जाती है दवाइयों के साथ। अगर नहीं ठीक होती है तो मसल खराब हो जाएगी और पेशेंट बेड पे आ जाएगा,
और ऐसी बीमारियां जो होती हैं आपकी सांस की जो मसल होती है उसको भी पकड़ लेती है। तो कई बार जो है पेशेंट सांस भी नहीं ले पाता, तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो मायोसाइटिस में होती हैं। तो ये बीमारियां हैं। फिर कई बीमारियां होती हैं जैसे कि जैसे आपने ये सुना होगा, क्या कहते हैं, कैंसर। ठीक है, कैंसर में भी अर्थराइटिस होता है। ठीक है, कैंसर में ऐसा अर्थराइटिस होता है जो दवाइयों से भी ठीक नहीं होता है। ठीक है, वो कोई भी जोड़ पकड़ सकता है, नींद में आता है, नींद को पकड़ लेगा, आप जितनी भी पेन किलर्स खा लो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, आपको नींद नहीं आएगी। और पता चलता है कि किडनी में कैंसर बैठा हुआ है, लंग में कैंसर बैठा हुआ है या कहीं कैंसर बैठा हुआ है। तो अगर गठिया भाव की दवाइयों से, पेन किलर से आराम नहीं आ रहा है और दर्द में बढ़े जा रहा है, तो वो भी एक कैंसर का शक डाल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो रूमेटोलॉजी से रिलेटेड है। रूमेटोलॉजी में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो डिस्कस नहीं कर सकते अभी क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, गठिया भाव है तो रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। आपको अगर ऑर्थोपेडिक्स को दिखाना है, आप ऑर्थोपेडिक्स को तभी दिखाओ जब आपको कोई सर्जरी करानी है। ठीक है, नी रिप्लेसमेंट कराना है, हिप रिप्लेसमेंट कराना है कि दवाइयाँ काम ही नहीं कर पा रही हैं, रोज दर्द की दवाइयाँ देनी पड़ रही है, आपका लाइफस्टाइल ही खराब हो गया है, तो जरूर कराना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। अगर फ्रैक्चर हो जाए हड्डी का तब आपको दिखाना चाहिए ऑर्थोपेडिशियन को। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ गठिया भाव हुआ है, वो भी किसी ट्रॉमा के बिना हुआ है, कोई भी चोट नहीं लगी है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो एक बार आपको रूमेटोलॉजी वालों की भी ओपिनियन जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि गठिया भाव इतना ज्यादा है कि लोगों को पता ही नहीं है किससे इलाज कराना है। ठीक है, तो अगर आपको जोड़ों में दर्द अपने आप शुरू हो गया है, उसका कोई कारण नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार आप रूमेटोलॉजी वालों की भी एक ओपिनियन लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 100 कॉजेज हैं, उनमें से कौन से एक कॉज की वजह से आपको दर्द हो रहा है, अगर वो पकड़ में आ जाए तो उसका अच्छा इलाज हो सकता है। ठीक है, अब कई पेशेंट होते हैं उनका रूमेटॉइड फैक्टर बड़ा होता है, RT-CCP बड़ा होता है, ESR CRP बड़ा होता है, ANA करके एक ऑटोइम्यून टेस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये सारे मरीजों को भी, जिनका यूरिक एसिड हाई है, इन सारे मरीजों को भी रूमेटोलॉजी में जरूर दिखाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारी जो टेस्ट हैं ये रूमेटोलॉजी से ही जुड़े होते हैं। और ये नहीं है कि ये रूमेटोलॉजी बस जोड़ों तक है, ये किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो आंखें हो, फेफड़े हो। फेफड़ों के अंदर कोई कहता है कि सिकुड़ने लग गए। कोविड में जितनी दवाइयाँ यूज हुई हैं, स्टीरॉयड हो गया, बैरिसिटिनिब हो गया, टोस्लीजुमैब हो गया, ये सारी रूमेटोलॉजी की बीमारियां हैं, दवाइयाँ, ये सारी दवाइयाँ रूमेटोलॉजी में यूज होती हैं, उसके बाद कोविड में यूज करी गई हैं। ठीक है, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसेंट है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर हैं, और ये 10 साल से रूमेटोलॉजी में ही यूज हो रही थी। तो जितनी हाई फाई दवाइयाँ बताते हैं, स्टीरॉयड है, आपको टोस्लीजुमैब लगेगा, आपको बैरिसिटिनिब लेके आना है, पोलुमियान करके दवाई लानी है, अक्टमरा करके दवाई लानी है, ये सारी रूमेटोलॉजी में ही यूज होती हैं। कोविड में इसलिए यूज की गई क्योंकि उनका फायदा देखा गया, नहीं भी देखा गया, लेकिन स्टीरॉयड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और कई लोग बोलते हैं रूमेटोलॉजी में तो बस स्टीरॉयड दिया जाता है, ऐसा नहीं है। रूमेटोलॉजी में अगर स्टीरॉयड दे रहे हैं तो उसके बेनिफिट सोच के देते हैं, और धीरे धीरे स्टीरॉयड को बंद करने की कोशिश भी की जाती है। कई मरीजों में नहीं कर पाते हैं, कई मरीजों में कर पाते हैं। ठीक है, अब नई दवाइयों की वजह से बहुत पेशेंट का 70-80% को हम ऑफ स्टीरॉयड ला सकते हैं। एंड दवाइयाँ बहुत सारी हैं रूमेटोलॉजी के अंदर, लेकिन समय रहते हुए आपको अपना इलाज कराना चाहिए। अगर आप अपने रूमेटॉइड अर्थराइटिस का इलाज नहीं कराएंगे, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज नहीं कराएंगे, सोरियाटिक अर्थराइटिस का इलाज नहीं कराएंगे, सारे हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, उंगलियां मुड़ती नहीं है, मुट्ठी बनती नहीं है, ग्लास खोला नहीं जाता है, छोटे मोटे काम इतने बड़े हो जाते हैं कि आप कर नहीं पाते हैं और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर आप जल्दी इलाज कराएंगे, आपकी बीमारी जल्दी पकड़ी जाए, जल्दी इलाज कराएंगे, तो ये डिफॉर्मिटीज, ये हाथ पैर का टेढ़ा होना, ये सब बंद हो जाता है। ठीक है, अगर आप नहीं कराएंगे तो दिक्कत बढ़ती रहती है धीरे धीरे करके, जो आपको 10-15 साल के बाद और तकलीफ देती है। ठीक है, तो ये रूमेटोलॉजी का ब्रॉडली यही है स्पेशलिटी। गठिया भाव है, सब कुछ है, लेकिन कोई भी ऑर्गन पकड़ सकता है। ठीक है, आप किसी और को दिखाने जाते हैं, एक बार बोलते हैं कि एक बार रूमेटोलॉजी वालों को भी दिखाओ। ठीक है, क्योंकि आंखों में भी बीमारियां होती हैं, जैसे स्क्लेराइटिस, रेटिनाइटिस, यूवेटिस, एपिस्क्लेराइटिस, ये सारी बीमारियां भी रूमेटोलॉजी में आती हैं। कई बार कहते हैं फेफड़े सिकुड़ गए हैं आपके, आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गया है, NSIP हो गया, UIP हो गया,
ये सारी भी गठिया भाव से रिलेटेड होती हैं। इनमें भी दवाइयाँ गठिया भाव वाली ही दी जाती हैं ताकि फेफड़े सिकड़े ना ज़्यादा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें न्यूरोलॉजी से जुड़ी हो। ठीक है, और किसी की कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। सर इसके यूरिक एसिड के बारे में डिटेल में बता दो। सर यूरिक एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर बनता रहता है। ठीक है, हमारे अंदर दो तरह के यूरिक एसिड जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट है सर, वेस्ट है, बॉडी को नहीं चाहिए। ठीक है, वो यूरिन में निकलता रहता है, बनता वो प्यूरिन से है। प्यूरिन एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है, तो हमारी मसल्स के अंदर भी होता है। ठीक है, तो जब नई नई मसल्स बनती हैं, पुरानी टूटती हैं, तो उससे भी यूरिक एसिड बनता है, लेकिन वो यूरिन में निकलता रहता है। लेकिन जिन पेशेंट का यूरिक एसिड का लेवल 7.5 या 7 से ऊपर चला जाता है तो उनको यूरिक एसिड की दिक्कत हो सकती है। यूरिक एसिड जो है वो मेनली किडनी से निकलता है। इसका पैरामीटर क्या है? हेलो, बढ़ सकता है। आप प्रॉन लेते हैं, क्रैब्स लेते हैं, सी फूड लेते हैं, तो उससे भी यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। इसका पैरामीटर स्टेटस क्या है? किसका? यूरिक नहीं, किसका स्टेटस? यूरिक एसिड का कोई पैरामीटर है इसका, ये स्टेटस है इसका कुछ? नहीं सर, हम कहते हैं कि 6.5 से ऊपर है आपका यूरिक एसिड तो ये तकलीफें आ सकती हैं। ठीक है, मेल्स के अंदर 6.5 होता है, नहीं सॉरी, फीमेल्स के अंदर 6.5 होता है और मेल्स के अंदर 7.5 तक होता है। जलन की प्रॉब्लम जो है सर वो नसों की होती है ज्यादा। ठीक है, वो डायबिटिक्स के अंदर ज्यादा हो सकती है। ठीक है, हाँ, डायबिटिक इश्यूज होते हैं, तो उसमें डायबिटीज को कंट्रोल में रखिए और एंडोक्राइन वालों से मिलते रहिए। एंडो जो हार्मोन वाले डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं उनसे आप मिलिए। मार्केट जाने को बोलो तो नहीं जाते हैं क्योंकि सीढ़ी ऊपर नीचे करना पड़ता है, उनको दर्द होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, दर्द की वजह से उनका लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है। तो ऐसे ही लोगों में अगर एक्सरे बता रहे हैं कि एडवांस्ड है, अर्थराइटिस इनका एडवांस हो चुका है, तो ऑपरेशन का वो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि माइंड मेकअप करते करते पेशेंट टाइम निकाल देता है, इसलिए इंजेक्शन को ऑफर दे देते हैं कि आप इंजेक्शन लगा के देखो, क्योंकि इंजेक्शन जो है वो रिवर्सिबल, यानी इन चीज़ों को रिवर्सिबल नहीं बना सकते। चीज़ खराब हो चुकी है, वो हो चुकी है। I am 27 now. I have started feeling this problem. I can't climb down, climb up, and climb up. और चलने मार्केट जाने को बोलो तो नहीं जाते हैं क्योंकि सीढ़ी ऊपर नीचे करना पड़ता है, उनको दर्द होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, दर्द की वजह से उनका लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है। तो ऐसे ही लोगों में अगर एक्सरे बता रहे हैं कि एडवांस्ड है, अर्थराइटिस इनका एडवांस हो चुका है, तो ऑपरेशन का वो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि माइंड मेकअप करते करते पेशेंट टाइम निकाल देता है, इसलिए इंजेक्शन को ऑफर दे देते हैं कि आप इंजेक्शन लगा के देखो, क्योंकि इंजेक्शन जो है वो रिवर्सिबल, यानी इन चीज़ों को रिवर्सिबल नहीं बना सकते। चीज़ खराब हो चुकी है, वो हो चुकी है। I am 27 now. I have started feeling this problem. I can't climb down, climb up, and climb up. और चलने जैसे कई बार बाम काम कर जाती है तो उसके लिए दवाई लेनी जरूरी है या काम लग जाती है, बाम जैसे घुटने पे काम लग जाती है तो दवाई क्यों नहीं है? अच्छा, मिनिमम कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? तो मैक्सिमम तो सर इस उम्र में अगर ज़्यादा उम्र है तो 6 से 7 घंटा बहुत है। बाकी जिनको रात को नींद नहीं आती वो शायद दिन में ज़्यादा सोते हैं, इसलिए नींद नहीं होता नहीं और सोराइसिस ये सब है। नहीं सर, ये सारी ऑटोइम्यून बीमारी है, आपके इम्यून सेल फॉल्ट में है, ये इम्यून सेल बॉडी से नहीं निकाल सकते हैं। क्योरेबल मैं आपको 20% चांस देता हूँ कि क्योरेबल है, कि वे फिर से नहीं आएगी। 80% चांस है आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। क्योरेबल है, दवाई लेने के बाद भी क्योर हो कोई जाएगी। वो नहीं है सर, 20% चांस मैं दे सकता हूँ, कहता हूँ 20% चांस है कि आप क्योर। ये थे डॉक्टर गौरव सेठ, जो सर्वोदय हॉस्पिटल में कंसल्टेंट रीमेटोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि गठिया कितने प्रकार का होता है और विस्तार से बताया कि सारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर दर्द क्यों होता है। डायग्नोज होने पर इसका इलाज शीघ्र करवा लेना चाहिए, वरना हाथ पैर टेढ़े होने का खतरा रहता है और जीवन भर रोगी मोहताज भी हो सकता है। रोज 1 या 2 किलोमीटर पैदल चलें, अपना बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, वेट को हमेशा नियंत्रित रखें। सभी ने डॉक्टर साहब के साथ फ्री में कंसल्ट किया और प्रश्नों के उत्तर भी दिए। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया।